Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 10th of November 2022। 10 नवंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो डू लाइक इट, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। और अगर आप यूपीएससी 2023 के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि किसी कारण से आपका एग्जाम की तैयारी नहीं हो पाई है, स्टैटिक पोर्शन नहीं हो पाया, करंट पोर्शन नहीं हो पाया है, इकोनॉमिक सर्वे आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप हमारा यूपीएससी का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। अभी भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो पूरे वीडियोस आप देख पाएंगे और अभी आप कंप्लीट कर सकते हैं सिलेबस। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। दीज आर द क्वेश्चंस फॉर टुडे। पहला सवाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ऑफिस ऑफ गवर्नर के रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है ना। अब पहला जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंपीचिंग द गवर्नर। गवर्नर को इंपीच करने का कोई प्रोविजन संविधान में नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है गवर्नर होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड हिज रिमूवल कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो आपको इनकरेक्ट बताना है कौन सा है। पहला इनकरेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, दोनों इनकरेक्ट है, दोनों सही है, ठीक है ना। तो एक आप अटेम्प्ट जरूर करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट जरूर करिएगा। लेट मी टेल यू द आंसर नाउ। देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा मतलब वो नहीं है कि गवर्नर को इम्पीच कैसे करना है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, बिल्कुल गलत है सेकंड पार्ट। क्यों? क्योंकि इसका रिमूवल क्वेश्चन किया जा सकता है। ये देखो ये चीज़ कहना कि इट कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ये बहुत रेयर जगहों पर होगा। इट विल बी वेरी रेयर इन वेरी आई थिंक पूरे पॉलिटी में 2 से 3 जगहें ऐसी रहेंगी, 2 से 3 या 4 जगह ऐसी हैं जहां पे आप बोल सकते हो कि ये इट कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, अदरवाइज एवरीथिंग कैन बी क्वेश्चनड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और ये चीज बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010 का केस था। मैं आपको बता भी दूं कि बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010 का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ तब तक क्वेश्चन नहीं किया जा सकता जब तक वो आर्बिट्ररी नहीं है, कैप्रिशियस नहीं है या अनरीजनेबल नहीं है। जैसे ही आर्बिट्ररी, कैप्रिशियस या अनरीजनेबल होगा तो इट कैन बी क्वेश्चनड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। देखो लिखा भी है मैंने, अ डिसीजन टू रिमूव द गवर्नर कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, है ना, कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये एग्जैक्ट वर्डिंग्स हैं जो कि बीपी गुप्ता केस 2010 का आप याद रखेगा, ठीक है ना। गवर्नर का रिमूवल ही क्वेश्चन किया जा सकता है। दूसरा सवाल देखिए, डांस फॉर्म लिखा है, आगे स्टेट लिखा है, ठीक है ना। डांस फॉर्म दिया है, आगे स्टेट दिया है, दोनों में आपको बताना है कितने पेयर ऐसे हैं जो करेक्टली मैच्ड हैं। हाउ मेनी पेयर्स आर देयर जो करेक्टली मैच्ड है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या ऑल ऑफ दी पेयर्स, ठीक है ना। तो जैसे आपको दिखा है राउत नाचा और यहाँ पे छत्तीसगढ़, नाटी उत्तराखंड, फुगड़ी पंजाब एंड यहाँ पे लिखा है दुम्हाल सिक्किम। तो आपको बताना है कौन कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। देखो मैं आपको बता दूं इसमें केवल एक करेक्टली मैच्ड है जो कि राउत नाचा छत्तीसगढ़, ठीक है ना, याद रखिएगा राउत नाचा छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही है। अदरवाइज मैं आपको दूसरे जो करेक्ट हैं वो बता दूं, जैसे यहाँ पे करेक्ट आंसर राउत नाचा तो छत्तीसगढ़ है, नाटी आपका हिमाचल प्रदेश का एक डांस फॉर्म है। नाटी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का डांस फॉर्म है। फुगड़ी गोवा का है एंड दुम्हाल आपका जम्मू कश्मीर का है। फुगड़ी गोवा एंड दुम्हाल आपका जम्मू कश्मीर का है। तो आप ये याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ठीक है ना। तीसरा सवाल है विद रेफरेंस टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ लैंडमार्क और एरिया विद लीगल प्रोटेक्शन बाय द इंटरनेशनल कन्वेंशन एडमिनिस्ट्रेड बाय द यूनेस्को। देखो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है अ नॉमिनेटेड साइट मस्ट मीट एटलीस्ट वन ऑफ द 10 सिलेक्शन क्राइटेरियाज टू बी लिस्टेड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये भी सही है, 10 क्राइटेरिया होते हैं, उनमें से कम एक फॉलो कर रहे हैं तब आपको नॉमिनेट किया जाएगा, यू विल बी सेलेक्टेड। तीसरा है नॉमिनेटेड साइट्स आर इवैल्यूएटेड बाय वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी व्हिच मेक्स रिकमेंडेशन टू द यूनेस्को फॉर डेजिग्नेशन। ये गलत है। क्यों? क्योंकि इकमॉस करता है ना, इसका रिकमेंडेशन कौन करता है, इसका इवैल्यूएशन कौन करता है? इकमॉस, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स एंड वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, ये मिल करके करते हैं इसका इवैल्यूएशन। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स करके जो है इकमॉस जिसको बोलते हैं वो करती है। तीसरा गलत है, ठीक है। 1, 2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको 3 क्वेश्चंस में बहुत कुछ सीखने को मिल गया होगा, है ना। पूरा एक बीपी गुप्ता का केस आपको नया समझ में आ गया। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे ही क्वेश्चंस के फॉर्म में हम जो सीखते हैं। मूव करते हैं आगे न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। सबसे पहली न्यूज़ है केरला गवर्नमेंट बेसिकली अब कोशिश कर रही है कि गवर्नर को चांसलर का जो रोल है उससे हटा दिया जाए। गवर्नर का जो चांसलर वाला रोल है ना वो हटा ही दिया जाए एकदम से। तो द केरला गवर्नमेंट इज थिंक एंड ये चीज़ करने के लिए गवर्नर को ही वो ऑर्डिनेंस पास करने के लिए कह रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात
बात है, गवर्नर जो रहता है वो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम करता है ना। वहाँ पे अगर सेशन में नहीं होगी असेंबली तो वो गवर्नर के थ्रू ऑर्डिनेंस पास किया जा सकता है ना। आर्टिकल्स आपको पता होंगे, आर्टिकल जो 1, 2, 3 होता है, तो वो आर्टिकल 1, 2, 3 आई थिंक सेंटर में होता है ऑर्डिनेंस के लिए, और 2, 1, 3 आपका स्टेट गवर्नमेंट के लिए होता है, गवर्नर वाले जो ऑर्डिनेंस होते हैं, ठीक है। ये दोनों आर्टिकल्स आप याद रखिएगा, आर्टिकल 1, 2, 3 और आर्टिकल 2, 1, 3। और ये जब उन्होंने कहा, ये बेसिकली गवर्नर का जो चांसलर वाला बाई जो एक्स ऑफिशियो बोलते हैं ना, एक्स ऑफिशियो, जैसे वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, उसी तरीके से ये भी एक्स ऑफिशियो चांसलर होता है यूनिवर्सिटीज़ का गवर्नर। अब यहाँ पे केरला कोशिश कर रही है कि अभी गवर्नर का जो चांसलर वाला रोल है वो हम हटा ही दें, क्योंकि वहाँ बहुत इशू ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है ना। और ये करने के लिए उन्होंने MM पुंछी कमीशन जो कि 2007 में बनी थी उसका हवाला भी दिया, क्योंकि MM पुंछी कमीशन का जब आप रिकमेंडेशन पढ़ेंगे तो उसमें एक रिकमेंडेशन ये भी था कि गवर्नर को चांसलर की पावर ना दी जाए, गवर्नर को चांसलर्स की पावर ना दी जाए। दिस वाज वन ऑफ द रिकमेंडेशन बाय द पुंछी कमीशन, MM पुंछी कमीशन है ना, जो कि सेंटर स्टेट रिलेशन पे बनाई गई थी, ठीक है ना। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन हैं जो, जैसे कि सरकारिया कमीशन आपका हो गया, सरकारिया कमीशन भी सेंटर स्टेट रिलेशन पे बनी थी, सरकारिया कमीशन। देन इसके बाद आपकी MM पुंछी कमीशन भी आपकी इसी के रिगार्डिंग बनी थी, फॉर सेंटर स्टेट रिलेशन। तो ये आप याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, जो करने की कोशिश केरला कर रहा है, ठीक है। पाकिस्तान, अब आपको पता होगा कि फाइनल में इंटर कर चुका है, कहाँ एक समय लग रहा था कि वो बाहर हो जाएगा और कहाँ वो फाइनल में इंटर कर चुका। तो ये चीज़ प्रूव करती है कि जीवन में कुछ भी पॉसिबल है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, है ना। तो अगर आप लोग को लग रहा है कि UPSC इज़ अ डिस्टेंट ड्रीम या एनीथिंग इज़ अ डिस्टेंट ड्रीम, देन डोंट वरी अबाउट दैट, ये कुछ भी आपको मिल सकता है, बस आपकी मेहनत सही होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरी न्यूज़ है, सेंटर डिवाइसेस न्यू गाइडलाइंस फॉर TV चैनल्स ब्रॉडकास्ट ऑफ सोशली रेलिवेंट टॉपिक्स कंपलसरी। अब यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है नई गाइडलाइंस जो कि अप लिंकिंग एंड डाउन लिंकिंग ऑफ TV चैनल्स के रिगार्डिंग है, फॉर अप लिंकिंग एंड डाउन लिंकिंग। तो अप लिंक एंड डाउन लिंक क्या होता है? अप लिंक का सिंपल सा मतलब है कि नीचे के स्टेशन से ऊपर सैटेलाइट तक भेजना, और डाउन लिंकिंग मतलब ऊपर की सैटेलाइट से नीचे के जो रिसीवर स्टेशन है वहाँ पे लेना, ठीक है ना। अप लिंकिंग एंड डाउन लिंकिंग के रिगार्डिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पर उन्होंने जो फॉरेन चैनल्स हैं उनको छोड़ करके जो भी इंडियन चैनल्स हैं जहाँ पे भी फीजिबल है ना, जहाँ पे भी फीजिबल है उनको कम से कम 30 मिनट तक, याद रखिएगा नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, उनको कम से कम 30 मिनट तक सोशली रेलिवेंट टॉपिक्स के ऊपर एक शो करना पड़ेगा। कम से कम 30 मिनट सोशली रेलिवेंट टॉपिक्स के बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। अब ये जो टॉपिक्स हैं सोशली रेलिवेंट टॉपिक्स, ये 8 टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें एक एजुकेशन आता है, एजुकेशन स्प्रेड ऑफ लिटरेसी टॉपिक 1 है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट टॉपिक 2 है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टॉपिक 3 है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक 4 है, वेलफेयर ऑफ वुमेन टॉपिक 5 है, वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी टॉपिक 6 है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड द कल्चरल हेरिटेज टॉपिक 7 है, एंड लास्ट आपका जो है वो है नेशनल इंटीग्रेशन। तो ये 8 टॉपिक्स में से आपको किसी एक के ऊपर कम से कम किसी एक या सबको मिला करके 30 मिनट आपको डेली सोशली रेलिवेंट टॉपिक्स के ऊपर करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स चैनल को इससे बाहर रखा गया है, स्पोर्ट्स चैनल को इसके बाहर रखा गया है ना। सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसके अलावा बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि पहले परमिशन लेनी पड़ती थी अलग से, अगर कोई लाइव ब्रॉडकास्ट करना है तो, है ना। तो लाइव टेलीकास्ट अगर इवेंट का करना है तो पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। तो अब ये परमिशन वाली सिस्टम हटा दिया गया है, केवल प्रायर रजिस्ट्रेशन ऑफ इवेंट वुड बी नेसेसरी फॉर लाइव टेलीकास्ट। आप केवल प्रायर रजिस्ट्रेशन कर दें इवेंट का फॉर लाइव टेलीकास्ट, और प्रायर परमिशन वुड नॉट बी नीडेड नाउ, है ना। एंड प्रायर परमिशन आपको ये भी नहीं चाहिए कि आपको अगर लैंग्वेज चेंज करनी है, कन्वर्जेशन का मोड ऑफ ट्रांसमिशन चेंज करना है, तो भी आपको प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कई बार स्टैंडर्ड डेफिनेशन से हाई डेफिनेशन, या कुछ हाई डेफिनेशन स्टैंडर्ड डेफिनेशन में चेंज करना है आपको, तो वो भी आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, आप अपने से कर सकते हैं। प्रायर इंटीमेशन आप दे दें, परमिशन नहीं, इंटीमेशन लेकिन आपको देना पड़ेगा, तो इंटीमेशन विल सफाइस, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी टेक्निकलिटी जो है वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ द थिंग।
कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स देख लेते हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ टेक्स चार्ज एज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में चार्ज ले लिया है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने। एंड इनके पिताजी या इनके जो फादर थे ही वॉज ऑल्सो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टेन्यर्स, जो बहुत ज़्यादा टेन्यर के लिए वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। एंड ये भी बहुत ज़्यादा लंबे टेन्यर के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। हिज फादर वाई चंद्रचूड़ हेल्ड द ऑफिस फॉर लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस, इनकी लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस हैं। एंड ही हेडेड द ऑफिस फ्रॉम 22 फरवरी 1978 टू जुलाई 11 1985, है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है जो कि कहा जाता है सेफ्टी, मतलब उन्होंने डिसेंट को, जो डिसेंट होता है, डिसेंट यानी कि जो अपोज आप करते हैं किसी चीज़ को, दैट इज़ द सेफ्टी वॉल्व ऑफ द डेमोक्रेसी। क्या कहा जाता है इसको? सेफ्टी वॉल्व ऑफ द डेमोक्रेसी। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इनकी हिट है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है कि डिसेंट को भी ये उतनी ही वैल्यू देते हैं जितनी कि ये एक्सेप्टिंग जजमेंट्स को देते हैं, उतना ही डिसेंटिंग जजमेंट को भी इन्होंने उतना ही वैल्यू दिया है ना। कुछ और इंपॉर्टेंट इनके अगर हम जजमेंट्स की बात करें तो जैसे केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो राइट टू प्राइवेसी वाला जो केस था, उसका जो लीड जजमेंट था उन्होंने ही लिखा था पूरा लीड जजमेंट। एंड रिसेंटली भी आपको याद होगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में 20 हफ्ते से बढ़ा करके 24 हफ्ते तक के लिए अबॉर्शन को किया गया था बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स एंड ऑल। तो वो जो चीज़ है वो भी इनके ही जजमेंट में की गई थी, ठीक है ना। एंड he was also part of the bench that delivered the judgment on same-sex relations, decriminalizing the same-sex relation, section 377 वाला जो था, है ना। तो काफ़ी सारे बड़े मॉडर्न एंड बहुत ज़्यादा जो प्रोग्रेसिव जजमेंट्स हैं वो हमने देखे हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा। एंड वी डेफिनेटली होप फॉर द बेस्ट फॉर दिस नेशन अंडर हिज रेजिम, है ना। एंड आगे मूव करते हैं। एम्बैरेसिंग टू एडजर्न डिमोनेटाइजेशन केस। अब डिमोनेटाइजेशन का भी केस चल रहा है, आप लोग को पता होगा। तो वैसे तो हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं आर वेंकटरमनी, उनका ये कहना है कि भाई कोई केस ही नहीं बनता, ये एकेडमिक स्टडी के लिए होना चाहिए डिमोनेटाइजेशन और उसका इम्पैक्ट, इसका कोई केस नहीं बनता है। बट यहाँ पे जो केस बनने का रीज़न है वो मैं आपको बता दूँगा कि डिमोनेटाइजेशन 1946 में भी हुआ था और डिमोनेटाइजेशन 1978 में भी हुआ था, है ना। ऐसा नहीं कि ये पहली बार डिमोनेटाइजेशन हुआ। डिमोनेटाइजेशन 1946 में भी हुआ, डिमोनेटाइजेशन 1978 में भी हुआ, लेकिन देन व्हेन दे वर डन इन दीज ईयर्स, तब ये एक सेपरेट एक्ट के थ्रू हुए थे, पार्लियामेंट के थ्रू पास करा करके, वहाँ पे डिबेट करा करके हुए थे, ठीक है ना। लेकिन 2016 में जब ये किया गया तो इट वाज डन बाय मेयरली अ नोटिफिकेशन। इतना बड़ा डिसीजन आपने मेयरली एक नोटिफिकेशन के थ्रू किया। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंदर आपने एक नोटिफिकेशन दे दिया। एंड इसी कारण से उन्होंने कोर्ट में ये कहा है कि भैया क्या इस तरीके की एक्सरसाइज दोबारा ना हो, इस कारण से ज़रूरी है कि एक सेंसर टाइप का कुछ किया जाए फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है ना। दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन द डिमांड ऑफ द पिटिशनर्स एंड ऑल, है ना। पी चिदम्बरम में पिटिशनर है एक्चुअली, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। यहाँ पे बात चल रही है पश्मीना शॉल्स हैव शहतूश गार्ड हेयर्स। अब यह कस्टम ऑफिसर्स, ये सारी चीज़। अब देखो होता क्या है, देखो आप सबको पता होगा पश्मीना शॉल जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। पश्मीना एक ब्रीड है माउंटेन गोट की जिसको कार्पा हिरकस बोलते हैं, कैप्रा हिरकस, याद रखिएगा, कैप्रा हिरकस, दिस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ द माउंटेन गोट्स, जो कि पश्मीना शॉल के लिए पश्मीना गोट्स बोलते हैं ना एक तरीके से। तो पश्मीना शॉल के लिए जिनके लिए आता है ना, वो इन्हीं से आता है, कैप्रा हिरकस, ठीक है ना, माउंटेन गोट। ये आपका चांगथांग प्लेट्यू, तिब्बत एंड पार्ट ऑफ लद्दाख, यहाँ से पाया जाता है, ठीक है ना। ये पश्मीना का किया जाता है यहाँ से फिर, है ना। और ये एक पश्मीना का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एक अनऑर्गेनाइज्ड कॉटेज एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इट इज़ एन अनऑर्गेनाइज्ड कॉटेज एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ठीक है। अब इतना याद रखिएगा। अब देखो क्या होता है, इनका ये कहना है, जो आपके पश्मीना शॉल मेकर्स हैं ये सब हैं, इनका कहना है कि देखो जब कस्टम वाले चेक करते हैं तो चूँकि वो इतनी पुरानी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं अभी भी कि वो पश्मीना और शहतूश के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। और शहतूश का जो आपका शॉल है वो प्रोहिबिटेड है साइट्स के अंतर्गत, है ना। तो कई बार उनका जो शिपमेंट है वो पकड़ लिया जाता है और कह दिया जाता है कि इसमें शहतूश के हेयर्स देखने को मिले, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। और शहतूश के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, Shahtoosh, on the other hand, is a fine undercoat fiber obtained from the Tibetan antelope. ये तिब्बतन एंटीलोप से मिलता है, which is locally known as चिरू,
ठीक है, याद रखिएगा। चीरू स्पीशीज़ का लोकली इसको चीरू बोलते हैं, तिब्बतन एंटीलोप को। इट इज़ अ स्पीशीज़ लिविंग मेनली इन द नदर्न पार्ट्स ऑफ चांगथांग प्लेटू इन तिब्बत, एंड इट इज़ काफ़ी एंडेंजर्ड है ये, एंड इसी कारण से ये आपका जो कस्टम वाले हैं वो पकड़ के इनको करते हैं। लेकिन इनका ये कहना है जो पश्मीना शॉल मेकर्स है कि ये जो ये कस्टम ऑफिसर्स हैं, दे आर यूजिंग वेरी ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ फॉर डूइंग ऑल दिस। तो इसलिए ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ मतलब कि जो अभी भी ये लाइट माइक्रोस्कोपी जो टेक्नोलॉजी है, लाइट माइक्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं, और इस कारण से कई बार फॉल्स पॉजिटिव आ रहा है। तो ये फॉल्स पॉजिटिव आने के कारण इनका जो ट्रेड है वो हैम्पर हो रहा है, इनका जो प्रोडक्ट है वो नुकसान पहुँच रहा है, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तो आई होप आपको ये इशू समझ में आ गया होगा। पब्लिशिंग पेपर्स नॉट मैंडेटरी फॉर PhD स्कॉलर्स। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने UGC ने क्लियर कर दिया है कि पब्लिशिंग ऑफ अ रिसर्च पेपर का पब्लिकेशन है ना, ये ज़रूरी नहीं है फॉर PhD स्कॉलर्स। PhD स्कॉलर्स के लिए ज़रूरी नहीं है, मतलब उनकी डिग्री पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि जब वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएंगे पोस्ट डॉक्टोरल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो अगर उनका रिसर्च पेपर है तो उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दैट इज़ अ थिंग विच इज़ देयर। लेकिन ये बोलना कि PhD स्कॉलर्स के लिए रिसर्च पेपर पब्लिश करना और उसका रिव्यू होना, पीयर टू पीयर रिव्यू होना, ये ज़रूरी है, वो ऐसा ज़रूरी नहीं है। UGC ने ये चीज़ क्लैरिफाई की है। आप लोग भी अपने दिमाग में रखिएगा ये चीज़, क्योंकि अगर UPSC ने स्टेटमेंट बना के देना शुरू किया तो ये सब भी दे सकता है वो, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अगली न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन लोएस्ट इन 18 ईयर्स। 18 सालों में सबसे कम ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हुआ है। द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इज लोएस्ट इन 18 ईयर्स। अभी आप लोग लिख लीजिए इस चीज़ को, लिखिए इस चीज़ को, मैं आपको रीज़न बताऊंगा क्यों, है ना। आई विल टेल यू द रीज़न। तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इन इंडिया सॉ 18 ईयर डिक्लाइन। 18 सालों में सबसे कम आपको देखने को मिलेगा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। ये चीज़ बताई किसने बताई? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने ये चीज़ बताई, विच इज़ वन ऑफ द एपेक्स बॉडी रेगुलेटिंग द ग्राउंड वाटर एंड ऑल। इसके अलावा एक सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, याद रखिएगा, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, जो कि एपेक्स अथॉरिटी के रूप में आती है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी बनी है 1986 के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। सेक्शन 3 ऑफ 1986 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, अथॉरिटी की बात कर रहा हूँ जो बनाई गई है, ठीक है ना। अब एक फैक्ट लिखिए, 2022 में जो असेसमेंट हुआ है उसमें जो रिपोर्ट है उसमें 7,089 टोटल यूनिट्स है जिनका कि सर्वे किया गया। उसमें से 1006 यूनिट्स में ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में डाला गया। 1006 यूनिट्स को ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में रखा गया है। तो 7,089 टोटल असेसमेंट यूनिट्स में से 1,006 यूनिट्स ही ऐसी हैं जो कि ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में है। ये चीज़ आप देख लीजिए, ठीक है ना। इसका परसेंटेज निकाल लीजिएगा। जैसे एक तरीके से परसेंटेज आपका कैसे निकलेगा, 7,000 आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं तो 1,000 लिख सकते हैं, उसको 7,000 लिख सकते हैं और इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये दोनों कैंसिल हो गए और फिर आपका ये से ये कैंसिल हो गया, है ना। तो ऐसे मतलब परसेंटेज निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ डू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ दिस एज वेल। तो 1,006 अपॉन 7,089 इंटू 100 कर दीजिएगा, परसेंटेज आ जाएगा। तो उतने ही परसेंट आपको ओवर एक्सप्लॉइटेड मिलेगा, मतलब, ठीक है ना। और ये जो असेसमेंट है ये सजेस्ट करता है कि ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन जो है वो लोएस्ट रहा है सिंस 2004। 2004 के बाद सबसे कम ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिला है आपको, ठीक है ना। अब मैं आपको क्यों इतना डिटेल में ये न्यूज़ बता रहा हूँ, लेट मी टेल यू। आई होप आप ये देख पा रहे हैं। दिस इज अ क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड इन UPSC 2020 एग्जामिनेशन। सेम इसी रिपोर्ट का ये क्वेश्चन था। तब उन्होंने कहा था 36% ऑफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। उस समय उन्होंने कहा था 36%। ये बहुत ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज है, ये बिल्कुल गलत था। 36% नहीं थे तब भी, तो पहला स्टेटमेंट गलत था। सेकंड बिल्कुल सही था। देखो मैंने आपको बताया था सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटीज फाउंड इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 1986 में सेक्शन 3 के अंतर्गत ये बना है। एंड ये लिखा है इंडिया इज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड। तो बिल्कुल सही है, 2 and 3 सही है, पहला गलत था, ठीक है ना। तो जिसका डिटेल्ड भी अगर आप देखेंगे तो यही है। फर्स्ट क्रिटिकल यानी कि ओवर एक्सप्लॉइटेड में 15% थे, क्रिटिकल 4% थे, सेमी क्रिटिकल 10% थे, सेफ 71% थे, है ना उस समय, ठीक है। इसको याद रखिएगा।
तो इस कारण से मैंने आपको रेलिवेंस जो बताई है उसको याद रखेगा, दैट इज़ वाई दिस आई हैव टॉट यू दिस सेपरेटली। और जो चीज़ें हैं उनको याद रखेगा। क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, रिपीट भी कर सकता है, ऐसा नहीं है ना। रिपोर्ट वैसे भी 2 सालों में आई रही है, 20 में आई थी, 22 में आ गई, तो ये दोबारा पूछ लेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उनके लिए, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं एडिटोरियल पार्ट में। जो पहला एडिटोरियल आज का है वो है ईडब्ल्यूएस जजमेंट के ऊपर, ठीक है ना। अभी ईडब्ल्यूएस जजमेंट अभी रिसेंटली 10% के रिजर्वेशन के लिए जो था उसको अपहेल्ड किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट में उसने कुछ बातें कही हैं जिसपे उन्होंने कहा है, देखो मैं आपको इस आर्टिकल का जिस्ट बताता हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, मैं क्लियर कट बता दूँ आपको, लेकिन जो फैक्ट लिखा है वो बता दूँ कि आर्टिकल में सिंपल सी बात ये कही गई कि जो जजमेंट हुआ ईडब्ल्यूएस का, उसमें एक चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वो ये कही कि केवल कास्ट को हम नहीं दे सकते, केवल कास्ट इज नॉट अ आइडेंटिफायर फॉर सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। केवल कास्ट एक आइडेंटिफायर के रूप में काम नहीं कर, हाँ इट इज़ वन ऑफ द डोमिनेंट आइडेंटिफायर्स, कास्ट एक डोमिनेंट आइडेंटिफायर ज़रूर है सोशल एजुकेशन बैकवर्डनेस का, लेकिन इट इज़ नॉट द ओनली आइडेंटिफायर। इस कारण से अब जो है लोगों का बैकवर्डनेस, अगर आपको ट्रू बैकवर्डनेस पता करना है तो यू हैव टू गो बियॉन्ड द आइडिया ऑफ कास्ट, यू हैव टू गो बियॉन्ड। आप लोग एग्जैक्टली यही वर्ड्स लिख लीजिए जो मैं बोलता जा रहा हूँ, है ना। If you want to test the real backwardness of people, you have to go beyond, further beyond the idea of caste only, है ना। You have to look at economic backwardness also. You have to look at educational backwardness also. You have to look at political backwardness also. You have to look at cultural backwardness. You have to look at the social backwardness. So this is what the judgment was there, है ना। तो नए methods, the court has called for new methods and new yardsticks. Yardsticks मतलब कि new parameters, है ना। कुल मिलाकर के कोर्ट ने कहा है कि develop new methods and new yardsticks in order to identify which of the groups need reservation and which groups do not need reservation, ठीक है ना। तो केवल और केवल कास्ट बोल देना कि ये कास्ट से बिलोंग करता है इसलिए ये जस्टिफाई है कि इसको रिजर्वेशन दिया जाए, दैट विल नॉट बी द क्राइटेरिया नाउ। दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक ये भी कहा है कि न्यू मेथड्स आपको डेवलप करने हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द बैकवर्डनेस ऑफ द ग्रुप। एंड वही वाली चीज़ है कि गवर्नमेंट अब थोड़ा देखो बॉल ओपन उसमें कोर्ट में छोड़ दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अब एक तरीके से दिस हैज ओपन द पैंडोराज बॉक्स, क्योंकि अब लोगों को यही नहीं समझ आ रहा है कि बैकवर्डनेस जस्टिफाई करने के लिए वो कहें क्या, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ बैकवर्डनेस, किस तरीके से वो अपने आप को जस्टिफाई करेंगे कि वो बैकवर्ड है कि नहीं है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग कि कोर्ट ने तो अब ओपन उसमें बॉक्स में बॉल डाल दी है कि आप भैया आप बताओ कैसे बैकवर्डनेस होगी, और आपको केवल और केवल कास्ट का नाम नहीं लेना है, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको बतानी पड़ेंगी, ठीक है ना। ऑथर का ये कहना है कि इफ कास्ट इज नॉट अ गुड इनफ बेसिस एंड क्लास इज नॉट ईदर एंड नाउ लैक ऑफ एजुकेशन और इनकम डज नॉट सफाइज, तो ये फिर प्रूफ कैसे होगा कि मतलब कि कैसे बैकवर्ड है। जैसे केवल ट्रांसजेंडर होना डिटरमाइन करता है कि आपको रिजर्वेशन दिया जाए। ऑथर का जो क्वेश्चन है वो ये कि केवल ट्रांसजेंडर होना आपको डिटरमाइन करता है कि आपको रिजर्वेशन देना है, लेकिन कास्ट या क्लास या एजुकेशन अलोन कैन नॉट जस्टिफाई योर बैकवर्डनेस। तो फिर ये एक इशू है जो ऑथर के दिमाग में है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। सेम गोस्ट विद दिस आर्टिकल एज वेल। आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली डिक्लेयर किया कि जो भी व्यक्ति 2 फिंगर टेस्ट करता हुआ नजर आएगा ऑन द रेप और सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स, वो गिल्टी होगा मिसकंडक्ट का और उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक है ना, पनिशमेंट उसको दिया जाएगा। हालांकि ये चीज़ उन्होंने पहले भी बोली थी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने लिलू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 का केस था, तो उसमें भी उन्होंने यही कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि 2 फिंगर टेस्ट जो है इट वायलेट्स द राइट ऑफ द रेप सर्वाइवर्स, बट द पनिशमेंट का इसका कोई प्रोविजन नहीं था, ठीक है ना। सेक्शन 53A जो एविडेंस एक्ट का है वो भी यही चीज़ बोलता है कि ये चीज़ रेलिवेंट नहीं रहेगी, एंड चूंकि ये रेलिवेंट नहीं है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर रेप हैज़ हैपेंड और नॉट, द 2 फिंगर टेस्ट इज नॉट रेलिवेंट इन दैट रेफरेंस। देयरफॉर इसका कोई मतलब जो मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अ वैलिड आर्ग्यूमेंट, तो वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी ये होते आ रहे। तो ऑथर का ये कहना है कि देखो ये चीज़ें पता नहीं क्यों ऐसी हो रही कि पुलिस या तो ट्रेंड नहीं है, पुलिस को या तो प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है या तो अवेयरनेस की ज़रूरत है, लेकिन जैसे सेक्शन 66A आज भी लोगों को सेक्शन 66A के अंदर का पकड़ा जाता है, जबकि कितने 3 से 4-5 साल हो गए जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सेक्शन 66A एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वॉइड है, इसमें आप मत पकड़े लोगों को, बट स्टिल पीपल आर कॉट अंडर दैट एक्ट। तो ऑथर का वही कहना है कि भैया
अभी भी या तो जो जो मतलब जो डिसीजंस हैं वो या तो नीचे ट्रिकल डाउन नहीं हो रहे हैं प्रॉपरली, या वहाँ पे लोग ट्रेंड नहीं है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है, इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, क्योंकि अदरवाइज दीज 2 फिंगर टेस्ट विल ऑल्सो कंटिन्यू जस्ट लाइक सेम जैसे 66A कंटिन्यू हुए हैं, ठीक है ना। तो ऑथर ने वही चीज़ शोकेस की कि भैया अगर आपको ट्रूली इसको रोकना है ना तो आपको बहुत यू हैव टू गो बियॉन्ड जस्ट गिविंग एंड जजमेंट एंड ऑल, है ना, उसका इम्प्लीमेंटेशन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज द थिंग विच वॉज इंपॉर्टेंट। I hope you got clarity. That is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.